गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और उस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। जो इस समय हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है आप लोगों का छंद। इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। छंद का बेसिक इंट्रोडक्शन और छंद कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी आप लोगों को पिछली वीडियो में दे दी गई है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि छंद में और क्या क्या बारीकियां होती हैं और छंद में क्या क्या चीजें जानना आपको आवश्यक है। छंद की मात्राओं की गणना आप कैसे करेंगे और कैसे आप मात्राओं की गणना के आधार पर पहचानेंगे कि दिया गया छंद किस प्रकार का छंद है। तो ये सारी कहानी हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, आप सब हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा छंद के अंग। छंद के अंग, हेडिंग डालिएगा छंद के अंग। अंग, छंद के अंग। ठीक, अब छंद के अंग की अगर बात की जाए तो छंद की छंद में प्रयुक्त अवयवों को छंद का अंग कहा जाता है। छंद में प्रयुक्त अवयवों को छंद का अंग कहा जाता है। छंद का अंग कहा जाता है। ठीक, छंद के निम्नलिखित लिखित अंग होते हैं। निम्नलिखित अंग होते हैं। तो छंद में जो अवयव उपस्थित होते हैं, जो अवयव प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को छंद का क्या कहा जाता है? अंग। और छंद के अंग में कौन कौन से आते हैं या छंद में कौन कौन से अंग होते हैं कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले छंद में जो अंग होता है या छंद का अंग जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है? तो यति। छंद में क्या होना आवश्यक है? यति। यति को आम साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? लय। लय, लय। ठीक, तो जिस लय में छंद को गाया जाता है उसी लय को उस छंद का क्या कहा जाता है? यति। लय का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए क्या होगा? छंद के गायन, छंद के गायन के प्रवाह, गायन के प्रवाह को उस छंद की गति कहते हैं। उस छंद की गति कहते हैं। तो जिस लय में छंद को गाया जाता है या जिस प्रवाह में छंद को गाया जाता है उसे लय या प्रवाह को उस छंद का क्या कहा जाता है? यति का। गति, अरे ये यति है, सॉरी, यति नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? गति। यति का मतलब क्या होता है? विराम। इसे क्या कहा जाता है? गति। छंद के गायन में, छंद के गायन के प्रवाह को वही उस छंद का क्या कहा जाता है? गति। गति का मतलब क्या होता है? स्पीड या लय।
तो जिस लय में आप छंद को गाएंगे उसी लय उसी स्पीड को क्या कहा जाएगा? गति। छंद का दूसरा जो अंग होता है वो क्या कहलाता है? यति। वो क्या कहलाता है? यति। यति। यति का अर्थ क्या होता है? विराम। यति का अर्थ क्या होता है? विराम। 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 तो यति क्या होता है? छंद छंद को गाते समय, छंद को गाते समय जो ठहराव अर्थात विराम लिया जाता है, उसे छंद की यति कहते हैं। तो जब भी आप छंद को गाते हैं, कहीं पर भी किसी भी छंद को गाते हैं, तो छंद को गाते समय उसकी पहली पंक्ति के समाप्त हो जाने के बाद आप उस छंद को क्या करते हैं? ठहराव लेते हैं। या छंद को गाते समय पंक्ति के मध्य में ही थोड़े समय के लिए जब आप ठहराव लेते हैं, विश्राम लेते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर जो प्रयोग होता है किसका? यति का। उसी ठहराव के लिए शब्द क्या आता है? यति। गति क्या कहलाता है? तो छंद को जिस लय में गाया जाता है उस लय को, उस प्रवाह को क्या कहते हैं? गति। और छंद को गाते समय जो विराम लिया जाता है उस विराम को क्या कहा जाता है? यति। गति यानी कि लय, प्रवाह, यति यानी कि विराम यानी कि ठहरना। ठीक, तो ये छंद के दो अंग हो गए। इसके आगे अगर बात करें छंद के बाकी अंगों की, तो इसके आगे जो छंद के अंग आएंगे, तीसरा जो अंग है वो क्या है? तुक। अब तुक किसे कहेंगे? समझिएगा, तुक किसे कहा जाता है? तो छंदों के चरणों अथवा पंक्तियों, के अंतिम वर्णों के मेल को उस छंद का तुक कहा जाता है। उस छंद का तुक कहा जाता है। तो छंदों के चरणों, पंक्तियों के अंतिम वर्णों का जो मेल होता है उसे उस छंद का क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तुक। या फिर क्या कहा जाए? दो पंक्तियों अथवा चरणों, दो पंक्तियों अथवा चरणों के काफिया उर्दू का शब्द है काफिया। दो पंक्तियों अथवा चरणों के काफिया के मेल को छंद का तुक कहा जाता है। तुक कहा जाता है। ठीक, तो
तो दो पंक्तियों चरणों के काफिया के मेल को ही छंद का क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। छंदों के चरणों पंक्तियों के अंतिम वर्णों के मेल को उस छंद का क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे आप लोग छंद लिखते हैं, उदाहरण में समझिएगा। जैसे छंद अगर लिखा जाए जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर। दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगी? जय कपीश कपीश तिहु लोक उजागर, लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत रामदूत अतुलित अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा धाम। अंजनी पुत्र पुत्र पवन सुत, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ध्यान से देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये जो पंक्तियां हैं, ये किसकी पंक्तियां, किस प्रकार के छंद की है? तो चौपाई छंद की। अब चौपाई छंद में ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ये वाला क्या है? पहला चरण है आपका, ये पहला चरण है, और ये कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। अच्छा, दोनों को अगर आप देखिए, दोनों का मेल करिए तो सागर शब्द का काफिया किससे मिल रहा है? उजागर से मिल रहा है। अंतिम वर्ड इसका क्या है? रे, और इसका भी अंतिम वर्ड क्या है? रे। तो अंतिम वर्डों का ये जो मेल हो रहा है, अंतिम वर्डों में जो समानता आ रही है, जो अंतिम वर्णों के उच्चारण सेम हो रहा है, इसी काफिये, इसी मेल को ही क्या कहा जाता है? तुक। इसी को क्या कहा जाता है? तुक। अब जरा यहां पे आइएगा, रामदूत अतुलित बलधामा, क्या कहा जा रहा है? रामदूत अतुलित बलधामा। दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दूसरी लाइन में अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहां पर भी अंतिम वर्ड क्या आ रहा है? मा आ रहा है, और यहां पर भी क्या आ रहा है? मा आ रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। तो यही जो मेल होगा, इसी को क्या कहा जाता है? तुक। इसी को क्या कहा जाता है? तुक। और उर्दू में इसी को कहा जाता है काफिया मिलना। जब भी आप बात करेंगे उर्दू की, तो उर्दू में इसी को क्या कहा जाएगा? काफिया मिलना। और हिंदी में इसी को कहा जाता है तुक। हिंदी में छंद की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तुक। तो अंतिम वर्णों का जो मेल होता है, छंदों के चरणों पंक्तियों के अंतिम वर्णों का जो मेल होता है, उसे छंद का क्या कहा जाता है? अंतिम वर्णों के मेल को उस छंद का तुक कहा जाता है। दो पंक्तियों या चरणों के काफिया के मेल को क्या कहते हैं? छंद का तुक कहा जाता है। तो ये छंद का तीसरा अंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक, चल तुक के बाद बात करते हैं मात्रा। मात्रा मात्रा ठीक, मात्रा। अब मात्रा क्या होता है और मात्राओं की गणना हम करते कैसे हैं, इसके बारे में समझिएगा। तो मात्रा किसे कहते हैं? तो छंद, छंदों की पंक्तियों, छंदों की पंक्तियों, छंदों की पंक्तियों में प्रयुक्त, छंदों की पंक्तियों में प्रयुक्त प्रयुक्त शब्दों, छंदों की पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों 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 में शब्दों में
शब्दों में। छंदों की पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों में वर्णों के साथ, वर्णों वर्णों की जगह लिखेगा व्यंजनों, व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ साथ संयुक्त संयुक्त स्वरों को स्वरों को स्वरों को उस छंद स्वरों को उस छंद छंद की मात्रा कहते हैं, उस छंद की मात्रा कहते हैं, उस छंद की मात्रा कहते हैं। तो छंदों की पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों में व्यंजनों के साथ संयुक्त स्वरों को उस छंद की क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो जो भी छंदों में जो भी पंक्तियां होती हैं और उन पंक्तियों में जो भी आपके शब्द होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उन शब्दों में जो स्वर होते हैं, उन शब्दों में व्यंजन वर्णों के साथ जो स्वर संयुक्त होते हैं, उन्हीं स्वरों को उन छंद की क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि शब्द लिखा गया, शब्द सपोज करिए कि लिखा गया मोहन, मोहन। अब मोहन में अगर हम मात्राओं की संख्या की बात करें तो मोहन का वार्णिक विच्छेद किया जाएगा और ये क्या बनेगा? हलंत का मैं धन क्या बनेगा? ओ। ओ प्लस क्या बनेगा आपका? हलंत का है बनेगा प्लस क्या बनेगा? अ। प्लस क्या बनेगा आपका? हलंत का न बनेगा प्लस क्या बनेगा? अ। प्लस क्या बनेगा? अ। ठीक। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं इनकी कोई भी मात्रा नहीं ली जाती है, व्यंजन वर्णों की कोई भी मात्रा नहीं ली जाती है। केवल और केवल मात्राएं किसकी ली जाती हैं? तो स्वर वर्णों की मात्राएं ली जाती हैं। स्वर वर्ण कौन सा है? यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ पर भी क्या है? ए है। ओ की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2 गिनी जाएगी। ए की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1 गिनी जाएगी। और यहाँ ए की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 1 गिनी जाएगी। इन मात्राओं को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल जो मात्राओं की वैल्यू होगी 2 1 3 3 1 4, टोटल मात्राओं की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर पूछा जाएगा कि मोहन शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी होगी या मात्राओं की गणना करके बताइए कितनी मात्राएं होंगी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 4 मात्राएं। कौन कौन से? 2 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। और इन्हीं स्वरों को ही छंद का क्या कहा जाता है? मात्रा। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मात्रा। ठीक। अब देखिए इन मात्राओं को 2 भागों में बांटा जाता है। इन मात्राओं को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। और ये जो 2 भाग होते हैं इन्हें भी छंद का क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। और वो कौन कौन से भाग होते हैं? तो 5वां अंग जो होता है छंद का उसे कहा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है लघु, लघु अथवा दीर्घ। लघु अथवा दीर्घ। लघु अथवा दीर्घ ये बेसिकली होता क्या है? तो मात्राओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? लघु या दीर्घ। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मात्रा होती है? तो पहला जो प्रकार होता है मात्राओं का वो कहलाता है लघु मात्रा, लघु मात्रा, मात्रा। और मात्राओं का जो दूसरा प्रकार होता है वो कहलाता है दीर्घ मात्रा। दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या कहलाता है? दीर्घ मात्रा।
लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो कहीं पर भी किसी भी वर्ण के साथ, कहीं पर भी किसी भी व्यंजन के साथ, कहीं पर भी किसी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ, कहीं पर भी किसी भी व्यंजन के साथ अगर इन मात्राओं का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी मात्राएं? तो छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ए ई उ और री, यही वे मात्राएं हैं, ए ई उ और री। अगर इन मात्राओं का प्रयोग कहीं पर किया गया है तो उन्हें क्या कहा जाता है? लघु मात्रा। उन्हें क्या कहा जाता है? लघु मात्रा। और इन लघु मात्राओं की जो संख्या गिनी जाती है वो कितनी गिनी जाती है? एक। इन लघु मात्राओं की जो संख्या गिनी जाती है वो अपने आप में कितनी गिनी जाती है? एक संख्या गिनी जाती है। कहीं पर भी अगर लघु मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो लघु मात्राओं की जो संख्या गिनी जाती है वो कितनी गिनी जाती है? एक गिनी जाती है। ठीक, अब बात करते हैं दीर्घ मात्रा में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं। तो कहीं पर भी किसी भी शब्द में किसी भी व्यंजन के साथ अगर मात्राएं प्रयुक्त हुई हैं, कौन कौन सी मात्राएं? तो ये मात्राएं दीर्घ मात्राएं। कौन कौन सी दीर्घ मात्राएं होती हैं? तो जैसे आ की मात्रा है, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, ए की, ए की, ओ की, औ की, ओ की। ठीक, ये सभी मात्राएं अगर कहीं पर किसी भी वर्ण के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ प्रयुक्त किए जा रहे हैं या ये आए हैं, ये मात्राएं आई हैं, तो हमेशा इनकी जो मात्रात्मक वैल्यू होती है, यानी कि इनकी जो संख्या गिनी जाएगी वो हमेशा कितनी गिनी जाएगी? 2। हमेशा इनकी संख्या कितनी गिनी जाएगी? 2। और इस 2 संख्या का प्रदर्शन करने के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यस के प्रकार से ये चिन्ह होता है। ठीक, और जब भी किसी भी वर्ण में, किसी भी शब्द में मात्राओं की संख्या आप गिनेंगे और कहीं पर लघु मात्रा आएगी या मात्रात्मक वैल्यू 1 बतानी होगी तो आप किससे प्रदर्शन करेंगे? सिंगल लाइन से। ये किस प्रकार की मात्रा का प्रदर्शन करता है? लघु मात्रा। किसका प्रदर्शन करता है? लघु मात्रा। लघु मात्रा। और ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह किसका प्रदर्शन करता है? दीर्घ मात्रा। किसका प्रदर्शन करता है? दीर्घ मात्रा का प्रदर्शन करता है, दीर्घ मात्रा। तो कहीं पर भी अगर ये चिन्ह आएंगे, यानी कि इन मात्राओं का अगर प्रयोग किसी भी वर्ण के साथ होगा, कौन कौन सी मात्राएं? ए ई उ री, इन मात्राओं का अगर प्रयोग होगा हमेशा उनकी जो मात्रात्मक वैल्यू गिनी जाएगी, कितनी गिनी जाएगी? 1। जैसे सपोज करिए कि सब, अगर आपको कहीं पर भी वर्ण लिखा हुआ, कहीं पर भी अक्षर लिखा हुआ मिला क, और आपसे पूछा जाए कि इस क में मात्राओं की गणना करके बताइए कितनी मात्रा है, तो क में क्या इंक्लूड है? ए इंक्लूड है। इसका विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? हलंत का क प्लस क्या बनेगा? ए बनेगा। तो क में ए इंक्लूड होने के कारण इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। कितनी मात्रा है? 1। यहां पर अगर कहीं पर आपको लिखा जाए की, कहीं पर लिखा जाए की छोटी ई के साथ अगर क को लिखा जाएगा तो इस की में क्या इंक्लूड है? हलंत का क प्लस छोटी, हलंत का क प्लस छोटी। तो छोटी ई के आने के कारण छोटी ई किस प्रकार की मात्रा है? लघु मात्रा। इसकी भी जो वैल्यू गिनी जाएगी, कितनी गिनी जाएगी? 1। इसमें मात्राओं की संख्या कितनी गिनी जाएगी? 1। अगर कहीं पर छोटा ऊ आया है, जैसे कहा जाए कु, यहां पर क के साथ क्या इंक्लूड है? छोटा ऊ इंक्लूड है। इसमें भी मात्राओं की संख्या कितनी गिनी जाएगी? केवल और केवल 1 गिनी जाएगी, और इसका भी मान कितना होगा? केवल 1। कहीं पर अगर क के साथ री की मात्रा है, यानी कि कहा जाए क्री, तो यहां पर भी जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी गिनी जाएगी? 1 गिनी जाएगी। क्री में कौन सी मात्रा आई है? री की मात्रा। हलंत का क्या प्लस क्या आया है? री आया है। तो मात्रात्मक वैल्यू यानी कि मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। इसकी मात्रा भी कितनी गिनी जाएगी? 1। इन चारों वर्णों की मात्राएं कितनी गिनी जाएंगी? 1।
बात समझ में आई? सेम यही कहानी आगे होगी अगर यहां पर कहीं पर का लिखा जाए। का में कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा। और आ की मात्रा की जो वैल्यू होती है, आ की मात्रा जो गिनी जाती है, तो आ की मात्रा की संख्या कितनी गिनी जाती है? तो प्रदर्शन कैसे होगा? इस वाले चिन्ह से। कहीं पर अगर बड़ी ई के साथ मात्रा है, जैसे कहा जाए कि यहां पर भी संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। यहां पर भी संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। कहीं पर अगर कहा जाए कु बड़ा हुआ है, यहां पर भी संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। कहीं पर अगर कहा जाए के संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। कहीं पर अगर कहा जाए कै यहां पर भी संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। कहीं पर कहा जाए को, यहां पर भी संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। कहीं पर कहा जाए कौ, यहां पर भी संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। बात क्लियर है? तो ए के साथ अगर कोई वर्ड आएगा, उसकी मात्रा कितनी गिनेंगे? एक गिनेंगे। छोटी ई के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? एक गिनी जाएगी। छोटा ऊ के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? एक गिनी जाएगी। अगर री के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? एक गिनी जाएगी। आ के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? मात्रा कितनी गिनी जाएगी? दो गिनी जाएगी। बड़ी ई के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? दो गिनी जाएगी। बड़े ऊ के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? दो गिनी जाएगी। और ए के साथ कोई वर्ड आएगा, मात्रा कितनी गिनी जाएगी? दो गिनी जाएगी। ए के साथ भी मात्राओं की संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। और ओ के साथ मात्राओं की संख्या दो। और औ के साथ भी मात्राओं की संख्या कितनी गिनी जाएगी? दो। ये मात्राओं की गणना होती है। अब देखिए, अगर कहीं पर कंग आ जाए, यानी कि अनुस्वार के साथ, अनुस्वार कंग में क्या इंक्लूड है? अंग इंक्लूड है। अंग, तो अंग वाले जो अनुस्वार की बात की जाती है, इसकी भी मात्रा हमेशा कितनी गिनी जाती है? दो। और अगर बात की जाए विसर्ग की, यानी कि अगर कहीं पर कह आएगा, तो कह की भी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? दो गिनी जाएगी। इस विसर्ग की भी मात्रा कितनी गिनी जाती है? दो। तो इन चार स्वरों को छोड़ करके बाकी के जितने भी आपके स्वर वर्ण में स्वर आते हैं, सबकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? दो। लेकिन अगर कहीं पर कोई चंद्र बिंदु आएगा, कहीं पर कोई चंद्र बिंदु आएगा, जैसे ये वाला बिंदु आ जाए, तो चंद्र बिंदु की जो मात्रा गिनी जाती है, ये हमेशा चंद्र बिंदु किसमें गिना जाता है? लघु में। और इसकी मात्रात्मक संख्या कितनी होती है? चंद्र बिंदु की हमेशा मात्रात्मक संख्या कितनी होती है? एक। कहीं पर भी अगर कोई चंद्र बिंदु आएगा, तो वहां पर मात्रा कितनी गिनी जाएगी? एक। बहुत ही कायदे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीजों को प्रॉपरली तैयार करिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये सभी मात्राएं लघु मात्रा होती है, ये सभी मात्राएं क्या होती हैं? दीर्घ मात्राएं होती हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा चीजों को। जैसे देखिए, अगर शब्द लिखा है राम, तो राम में यहां र के साथ क्या इंक्लूड है? आ अपने आप में किस प्रकार का स्वर होता है? तो आ किस प्रकार का स्वर होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की हमेशा मात्रा कितनी ली जाती है? दो। यहां पर मैं में क्या इंक्लूड है? ए इंक्लूड है। ए किस प्रकार का स्वर होता है? लघु। इसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? दो। टोटल इस शब्द में अगर मात्राओं की संख्या की बात की जाए, तो दो एक टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? तीन। इसमें मात्राएं कितनी हो जाएंगी? तीन। कोई भी शब्द लिखा है तो आप उसमें मात्राओं की गणना बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है आपका सोहन, सोहन। शब्द लिखा है आपका, मान लीजिए लिखा है अमन, अमन। शब्द लिखा है आपका तन्मय, तन्मय। शब्द लिखा है आपका न्याय, न्याय। ठीक। शब्द लिखा है आपका सत्य, सत्य। शब्द लिखा है आपका सत्य। शब्द लिखा है आपका स्वर, शब्द लिखा है आपका स्वर। ठीक। अब ध्यान से देखिएगा,
सोहन में अगर बात की जाए तो इस से के साथ ये इस से के साथ स्वर कौन सा आया है? ओ। ओ की हमेशा मात्रा कितनी ली जाती है? दीर्घ मात्रा, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी? 2। है में क्या इंक्लूड है? ए। है में क्या इंक्लूड है? ए। ए की मात्रा कितनी ली जाती है? 1। न में क्या इंक्लूड है? इसमें भी ए इंक्लूड है, इसकी मात्रा कितनी ली जाएगी? 1। टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 1 3 3 1 4। टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अमन की अगर बात की जाए, ए में कितनी मात्राएं होती हैं? 1। में कितनी मात्राएं होती हैं? 1। न में कितनी मात्रा? 1। क्योंकि इन सभी में जो मात्राएं हैं वो कौन सा? ए अपने आप में वर्ड है, इसमें ए आ रहा है। में भी क्या आएगा? ए आएगा। न में भी क्या आएगा? ए। और सबकी मात्राओं को अगर जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू मात्राओं की कितनी निकल के आ जाएगी? 3। टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 3। अब यहाँ पे देखिए आधे वर्ड वाला नियम क्या होता है। आधे वर्ड वाला नियम क्या होता है? तो जब भी आधे वर्ड के नियम को आप पढ़ेंगे तो देखिए इस तय को अगर विच्छेदित करेंगे, तय में ए इंक्लूड है, मात्रा इसकी कितनी हो जाएगी? 1। इस मैं को विच्छेदित करेंगे, इसमें भी ए इंक्लूड है, मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। इस यह को अगर विच्छेदित करेंगे, इसमें भी ए इंक्लूड है, मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। तो इस हिसाब से तो इसमें मात्राओं की संख्या 3 होनी चाहिए। इस हिसाब से तो मात्राओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। लेकिन देखिए इसमें अलग नियम फॉलो होता है। इसमें कौन सा नियम लगता है? तो कभी भी किसी आधे वर्ड, ये जो न दिख रहा है आपको आधा वर्ड है ना, जरा इसका विच्छेद करते हैं। देखिए तन्मय का विच्छेद करते हैं, तन्मय यही शब्द है। तय का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? हलंत का तय प्लस क्या बन जाएगा? ए। इस न आधे न को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हलंत का न। इस मैं का विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? हलंत का मैं प्लस ए। इस ये का विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? हलंत का ये प्लस ए। हलंत का ये प्लस ए। ए की एक मात्रा, ए की एक मात्रा, ए की एक मात्रा, टोटल मात्राएं कितनी हो जा रही है? 3। देखिए इस तय वर्ड की अपनी कोई मात्रा नहीं होगी, मैं की अपनी कोई मात्रा नहीं होगी, या की अपनी कोई मात्रा नहीं होगी, और न की भी अपनी कोई मात्रा नहीं होगी। इस ए की मात्रा 1 है, इस कारण से तय की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। मैं की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। और ये की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। अब ये जो आधा वर्ड आपको दिख रहा है न, ये किसके बाद आया है? तो एक पूर्ण वर्ड के बाद आया है। तो कहीं पर भी किसी भी पूर्ण वर्ड के बाद अगर कोई आधा वर्ड आएगा तो उस आधे वर्ड के ठीक पहले आने वाले पूर्ण वर्ड की मात्रा 1 हो या 2 हो, हमेशा उसकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? 2। तो यहां पर इस आधे वर्ड के पहले इस पूर्ण वर्ड के आने के कारण इसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2। यहां पर मात्राओं की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 2। और टोटल इस शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। टोटल इस शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। किसी भी आधे वर्ड के पहले अगर कोई पूर्ण वर्ड होगा तो हमेशा उस पूर्ण वर्ड की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2। चाहे वो एक मात्रा के साथ आया हो, चाहे 2 मात्रा के साथ आया हो, लेकिन हमेशा उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2। हमेशा उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2। किसी भी आधे वर्ड के पहले अगर कोई पूर्ण वर्ड आएगा तो हमेशा उस पूर्ण वर्ड की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2। जरा यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये ने आधा वर्ड आया है, लेकिन क्या इस आधे वर्ड के पहले कोई और वर्ड दिखाई दे रहा है? तो कोई वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें इसकी कोई भी मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह के साथ आ आया है, आ की मात्रा कितनी होती है? 2। काउंटिंग कितनी करेंगे? 2। यहाँ पे यह आया है, यह के साथ क्या इंक्लूड है? 1। मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। और दोनों को ऐड करेंगे तो मात्रात्मक वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 3। मात्रात्मक वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3। तो यहाँ पर ये जो न्याय शब्द आपको दिख रहा है, इस न्याय शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आते हैं इन पे। सत्य को आप देखिए, सत्य जो शब्द दिया है ये अपने आप में किस प्रकार का वर्ड है? पूर्ण वर्ड है। और ये पूर्ण वर्ड किसके पहले आया है? तो एक आधे वर्ड के पहले। आधे वर्ड के पहले आने वाले किसी भी पूर्ण वर्ड की मात्रा कितनी लिखी जाती है? 2। तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। इस तय वर्ड की कोई भी मात्रा ली नहीं जाएगी, इसकी कोई भी मात्रा ली नहीं जाएगी। और इस यह की अगर मात्रा की बात की जाए तो यह में ए इंक्लूड है, मात्रा कितनी हो जाएगी? 1। दोनों को जोड़ेंगे तो मात्राओं की संख्या कितनी निकल के आएगी? 3। मात्राओं की संख्या कितनी निकल के आएगी? 3। अब जरा देखिए यहाँ पे ये आधा वर्ड से दिख रहा है, क्या इस आधे वर्ड के पहले कोई पूर्ण वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसकी क्या कोई मात्रा ली जाएगी? बिल्कुल नहीं, इसकी कोई भी हम मात्रा नहीं लेंगे। इस व में ए इंक्लूड है, इसकी मात्रा कितनी ली जाएगी? 1। रे में ए इंक्लूड है, इसकी मात्रा कितनी ली जाएगी? 1।
और टोटल मात्राओं की जो वैल्यू होगी, जो संख्या निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी? 2। तो स्वर जो शब्द है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी है? 2। जो आपका सत्य शब्द है इसमें मात्राओं की संख्या है 3। न्याय में मात्राओं की संख्या कितनी है? 3। और तन्मय जो शब्द है इसमें मात्राओं की संख्या है 4। अमन शब्द में मात्राओं की संख्या है 3। सोहन शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी है? 4। तो मात्राओं की गणना का यही नियम है, कहीं पर भी अगर कोई लघु मात्रा आई है तो वहां पर उसकी संख्या 1 गिनी जाएगी, कहीं पर भी अगर कोई दीर्घ मात्रा आई है उसकी संख्या हमेशा 2 गिनी जाएगी, और कहीं पर किसी आधे वर्ण के पहले, कहीं पर किसी आधे वर्ण के पहले अगर कोई पूर्ण वर्ण आया है तो हमेशा उसकी मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2 गिनी जाएगी। ये पूरी कहानी होती है मात्राओं की। चलिए, तो कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था? मात्रा, मात्राओं में लघु और दीर्घ, ये आपका 5वां होता है। चलिए, इसके बाद हम अगले अंग पे बढ़ते हैं अपने। अगला जो हमारा अंग है, अगला जो हमारा अंग है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका गण। गण, अगला जो अंग है वो क्या कहलाता है? गण। गण क्या होता है? गण क्या होता है? तो 3 वर्णों का जो मेल होता है, 3 वर्णों का मेल, यही क्या कहलाता है? गण। 3 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? गण। गण कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। गण के बाद फिर हमारा क्या आएगा? चरण। चरण, चरण, ठीक। चरण या फिर क्या कहलाता है? पद। चरण या पद। चरण या पद क्या होता है? तो छंद को, छंद की पंक्तियों, छंद की पंक्तियों, छंद की पंक्तियों को चरण, चरण अथवा पद कहा जाता है। चरण अथवा पद कहा जाता है, कहा जाता है। छंद की पंक्तियों को चरण अथवा पद कहा जाता है। जो छंद की पंक्तियां होती हैं, लाइनें होती हैं जिनमें छंद को लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? चरण अथवा पद। वर्ण क्या होता है? तो छंद में जो शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों को स्वर के साथ संयुक्त करने पर जो निर्मित होता है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। तो ये पूरी कहानी होती है किसकी? छंद के अंग की। और इन सभी अवयवों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? छंद का। और वही छंद क्या कहलाते हैं? कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गणना का विशेष ध्यान रखा जाए, मुक्तक छंद जिनमें वर्णों और मात्राओं दोनों की गणना का ध्यान न रखा जाए, और वार्णिक छंद क्या होते हैं? जिनमें वर्णों की गणना का विशेष ध्यान रखा जाए, वे क्या कहलाते हैं? आपके वार्णिक छंद। तो ये छंद की कहानी थी, छंद के अंग थे। अब अलग अलग प्रकार के जो छंद होते हैं, सभी प्रकार के अंगों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, बढ़िया से, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।